अच्छा जी, आज की एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट क्या करूं? 1 मिनट अभी पड़ा है, ये सवाल कर लेते हैं उस 1 मिनट में डिस्कस। फिर टर्म टेस्ट का क्वेश्चन 1 आपकी रिसेंट अटेम्प्ट में आया था आई कैप की। मुफ्त के 8 नंबर हैं, चेक करते हैं। सवाल खामोश है तो मेथड कौन सा? दोस्त लिमिटेड नाम बदल दिया था मैंने बस। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ईयर एंड बता दो। हाँ, ये 31 दिसंबर 2021 भी बताओ ना। ओके जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, फिर एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, फिर लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। इंटरेस्ट तो मुझे नजर नहीं आ रहा, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड में लिख लेता हूं। इंटरेस्ट पेड आया तो थोड़ी सी जगह ऊपर पड़ी है, वहां लिख लूंगा। यहां से आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 2-3 लाइनें इसके लिए, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 2-3 लाइनें खाली, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। फिर इन तीनों का टोटल नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो एक ही है, वर्किंग नहीं कर रहा मैं, तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ये कैश फ्लो का सवाल था आपका। शुरू करें जी। अच्छा, तरतीब क्या है जी हमारी? हम ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद हों जिनके, उनके लेजर्स ओपन कर लेते हैं, सिवाय वर्किंग वन वाले आइटम और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवर्स सरप्लस और पीपीई, बस ये 4 ही लेजर्स बनने थे। छोटा सा सवाल था। पीपीई, पीपीई बुक वैल्यू पर ही है, ओपनिंग बता देंगे 10.6। अच्छा, मिलियंस में बता रहे हो, ठीक है, जान दो फिर 10.6। क्लोजिंग 18.7। उसके बाद अच्छा पीपी पहले लिख दिया मैंने, हालांकि दूसरी साइड पे चलना था। चलो बहरहाल, कैपिटल, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल ओपनिंग 10, क्लोजिंग 11। फिर जी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग 33.8, क्लोजिंग 32.9। फिर जी रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग मतलब इस साल और रोज हुआ ये। ठीक है जी, लो जी कहानी खत्म। एक्सपेंसेस का नहीं लेजर बना लेना। अच्छा, टैक्स मौजूद है, देख लेते हैं। फिलहाल तो सिर्फ जिनके ओपनिंग क्लोजिंग थे मैंने उनके लेजर ओपन कर लिए। और वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, ये जरा टेक्निकल फिगर थी निकालने की हद तक। क्यों? क्योंकि सवाल में उसने लिख दिया वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आइटम्स नहीं लिखे उसने सारे के सारे, बल्कि वर्किंग कैपिटल लिख दिया। अब अगर आप गौर करें तो लायबिलिटी साइड की सिर्फ
इक्विटी लायबिलिटी साइड की सिर्फ इक्विटी आइटम्स पड़ी थी, एक लायबिलिटी भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, मतलब उसने वर्किंग कैपिटल में क्या किया था, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज करके फिगर दे दी उसने वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जो गड़बड़ होती है वो जाकर होती है इस एडजस्टमेंट की वजह से। ठीक है ना, तो इस पे जरा पहुंच लें, इसको देख लेते हैं, बाकी सवाल में कोई मसला मसाइल कोई नहीं था। ठीक है ना, अच्छा चले, तो कैश एक ही है इसलिए इसको वर्किंग वन में ले जाने की क्या जरूरत है, बस यही लिख लेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह पे 15.4 और क्लोजिंग आ जाएगा। अगर आप कहो तो मैं वर्किंग बना देता हूं, चलो बना देता हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पर्चे में नहीं जरूरत वैसे बनाने की होती है, अगर इस तरह सिंपल ही हो। बहरहाल क्लोजिंग और ओपनिंग है, सिर्फ कैश ही तो है, मैं ये कह रहा था, तो वही उठा के यहां लिखना था बस, 15.4 और 4.7। ठीक है जी, ओके। नाउ रह गई सिर्फ वर्किंग कैपिटल वाली आइटम अदर देन कैश। फिलहाल मैं समझता हूं कि एडजस्टमेंट 3 है ही नहीं सवाल में। ठीक है, और जो इसका होना है वो तो कर देना। ठीक है, कुछ नंबर तो इससे भी मिल जाने हैं, सारे के सारे तो नहीं कट जाने ना साकिब भाई। ठीक है, अगर किसी ने इसी फिगर को उठाकर वर्किंग कैपिटल में लिख दिया तो उसको भी कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो 17.8 से हमारा वर्किंग कैपिटल एसेट साइड पे आ रहा है, तो मतलब एसेट्स ही पड़े हैं ना, नेट करके उसने एक ही फिगर दे दी, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एसेट्स का बढ़ना, वर्किंग कैपिटल आइटम, वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज जी, एसेट्स है ना, एसेट साइड पे पड़े हैं ना जी, तो इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल में अगर करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज किया भी था तो एसेट्स ज्यादा रहे होंगे, तभी नेट में एसेट्स आए हैं, तो इसलिए एसेट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो एसेट्स यूं समझ लो, एसेट्स हैं, एसेट बढ़ गए, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो कैश फ्लो में क्रेडिट, क्या फर्क है जी, तो 6.7 नेगेटिव। ये गलत फिगर है अभी फिलहाल, लेकिन चलो जिसको कुछ समझ ना आई होगी ये काम तो कर ही दिया होगा, इसके भी कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। ठीक है ना, यानी अगर इस एडजस्टमेंट के टोटल 2 नंबर थे तो एक नंबर उसको भी मिल जाएगा जिसने ये काम करके दिखाया, चेंज माइनस सही किया, और वो गलत वाली फिगर तो उठा के ले गए, उसी से ही सही फिगर भी तो निकलनी थी ना। ठीक है, तो अगर 2 नंबर की एडजस्टमेंट थी तो एक इसको भी मिलेगा, इसलिए करते रहा करो जो समझ आए। खैर, अच्छा जी, एडजस्टमेंट 1 है, फाइनल डिविडेंड वॉज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर 2020। हाँ, तो 21 के अंदर 20 का फाइनल ही आता है, कोई मसला नहीं है। अमाउंटिंग टू 3.4, बच्चों डिविडेंड उसने अमाउंट पूरी निकाल कर ही दे दिया आपको। ठीक है, डिविडेंड की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितना, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट, लेकिन पेबल का लेजर नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको डिविडेंड पेबल की बजाय पेड ही समझ लेना है। ठीक है ना, सही है, यानी ये 3.4 यहां भी लिखूंगा और 3.4 ही यहां पर भी लिख लूंगा, लेकिन अगर डिविडेंड पेबल का लेजर आ रहा होता, ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड अगर होता तो फिर ये यहां से डिविडेंड पेड की बजाय डिविडेंड पेबल में जाता, डिविडेंड पेबल के अकाउंट में क्रेडिट होता, वहां से ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट से डिविडेंड पेड की फिगर निकलती। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशन टू पीपीई ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 14 मिलियन, ये भी उन्होंने खुद बता दिया, आज अलग ही बात है भाई, कैश की फिगर यानी एडिशन की फिगर उन्होंने खुद बता दी 14। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एडिशन टू एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 14 मिलियन नेगेटिव जी, डन। चले, अब गड़बड़ शुरू होती है, अगर ये गड़बड़ वाली एडजस्टमेंट ना भी आती हो तो 8 में से 6 नंबर फिर भी आ जाते हैं। एनीवेज, वो कहता है जी टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2.4, लो भाई टैक्स का लेजर बनेगा, ठहरो, वैसे त्रा नाल दे कर लिया तुसी भाएं, उन्हें कहा लै भाई नाल दे पाटन लगा लगता है जी। जी बोले, टैक्स एक्सपेंस
जी टैक्स एक्सपेंस की फिगर सवाल ने हमें बताई, ये टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2.4, ठीक है जी। तो एक्सपेंस के लेजर में कैश तो आता है डेबिट साइड पर, लेकिन उन्होंने हमें एक्सपेंस की फिगर बताई कितनी, 2.4। आगे कहता है टैक्स पेएबल ऑन 31 दिसंबर 21 इज 1 मिलियन और पिछले साल का था 0.2 मिलियन। तो ओपनिंग पेएबल 0.2 मिलियन और क्लोजिंग पेएबल 1 मिलियन, ठीक है जी। ये भी सही हो जाना था, इसके भी नंबर थे, यहां से भी कैश निकल आना था, ठीक है। अब एक मसला आ गया, वो मसला ये है कि ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है, बोलो है 0.2 ओपनिंग पेएबल टैक्स का और 1 क्लोजिंग पेएबल। अगर पेएबल है तो लायबिलिटी साइड पे नजर तो आ ही नहीं रहा, अब कहां छुपा पड़ा होगा, शेयर कैपिटल में, रिटेन्ड अर्निंग्स में, रीअर्न सरप्लस में। अब मुसीबत इतनी बढ़ गई थी इस सवाल में कि असल में ना उसने वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमें ये नेट की फिगर दे दी थी ना, मतलब उसने जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किया, उसने ये जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किया, तो इसका मतलब कि ये जो करंट लायबिलिटी टैक्स पेएबल वाली है ये भी तो यहीं पड़ी होगी, ठीक है। यानी कि नहीं समझ आई, ये टैक्स पेएबल है कि नहीं है, 0.2 और 1 है कि नहीं है, अगर है तो फिर कहां है, लायबिलिटी साइड पे तो नजर नहीं आ रहा। अब इनमें से कहीं हो भी नहीं सकता, लेकिन उसने ये फनकारी लगाई कि वर्किंग कैपिटल दे दिया हमें। वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया, क्या होता है, बताया हुआ है, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये 17.8 तक आते आते और 24.5 तक आते आते एक चीज माइनस हो चुकी है, और वो चीज है टैक्स पेएबल, वो चीज है टैक्स पेएबल। अब जिंदगी में भी इस तरह से एडजस्टमेंट नहीं की थी, इसलिए अनसीन का एलिमेंट रखता हूं कि हमने 4-5 सवालों में एडजस्टमेंट की, जो फिगर पड़ी होती है उसमें कोई चीज गलत इंक्लूडेड होती है तो माइनस करके उसको निकालते हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ कि इसके अंदर से एक चीज माइनस हो चुकी है निकलते निकलते, अगर उसको रिवर्स करना है, उसका इंपैक्ट निकालना है, तो उसको एड बैक करना था। तो इसलिए दिमाग को मैं कहता हूं चलाया करो, अनसीन का दिमाग के अंदर बहरहाल चलते रहना चाहिए। बहरहाल 8 में से 6 नंबर फिर भी मिल जाने थे अगर किसी से ये बात पकड़ में ना आई हो। मैं तो ये कह रहा हूं वर्किंग कैपिटल गिवन है ना क्वेश्चन में, गिवन क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी, जरा बताएंगे मुझे ये वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश 17.8 और 24.5, 17.8 और 24.5, इसके अंदर से माइनस हो चुका है टैक्स पेएबल, हो चुका है क्योंकि उसने वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हैं, तो करंट लायबिलिटी उस फिगर तक आते आते टैक्स पेएबल इसमें से माइनस हो चुका हुआ है, माइनस हो चुका हुआ है। अब मैंने इसका लेजर बनाना था तो ये तो लेजर में ले आया, अब ये यहां पर इसका इंपैक्ट पड़ा होना सही नहीं है, तो फिर इसको क्या कर दें। वो अलग बात होती थी कि वो पेएबल्स में ये पेएबल छुपा पड़ा होता था तो हम माइनस करके निकालते थे। आज क्या हुआ है, आज उसने नेट करके फिगर एसेट्स की दी हुई है, इसमें से ये 0.2 ओपनिंग में से और 1 क्लोजिंग में से माइनस हो चुका है। अगर मैंने इसको रिवर्स करना है, यानी कि इसको इस फिगर से इसका असर निकालना और लेजर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा बच्चों। तो ये जिंदगी में पहली बार, ना इससे पहले कभी आई है एडजस्टमेंट, ना अब उम्मीद है इसके बाद आएगी 1-2 अटेम्प्ट्स में, बहरहाल इसमें तो आ गई, रिसेंट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो एड टैक्स पेएबल, एड टैक्स पेएबल 0.2 और 1, ये बच्चों ने नेगेटिव कर दिया हो, शायद किसी ने नेगेटिव किया हो, हाथ खड़ा करें। नेगेटिव किसी ने किया ही नहीं, बहुत अच्छा किया, ऐसी एडजस्टमेंट को करना ही नहीं चाहिए। 8 में से 6 नंबर थोड़े हैं, बोलो थोड़े हैं, नहीं है थोड़े। टैक्स का लेजर सब नहीं बना लिया होना है, उसमें टैक्स भी निकल आया होना है, ठीक है। फिर रिटेन अर्निंग प्रॉफिट भी उसका सही निकला होना है, फिर उसने टैक्स को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड बैक करके टैक्स से पीबीटी भी निकाला होना है, फिर उसने वो सारा कुछ तो सही किया होना है, सिर्फ एक ही फिगर गलत निकली होनी है, और वो ये 6.7 उन्होंने लिख दिया होना है। ये 6.7 लिखने का भी उनको 2 अगर नंबर थे तो 1 उनको भी मिल गया होना है, तो इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होती कोई एडजस्टमेंट, बैलेंस हो ही जानी थी भाई। ओके देखो ना, आपने एक चीज यहां पे
लिख ली और यहां से दोनों साइड से एक चीज नहीं निकाली ना, ओपनिंग क्लोजिंग से निकाल लो तब भी फर्क नहीं पड़ता, तो कोई मसला नहीं, बैलेंस भी हो जाया करती है। इसीलिए कहा था बैलेंस पे भी खुश नहीं होना, ठीक है, बस जो हो गया शुक्र करो, नहीं हुआ तब भी आगे चलो, हो गया तब भी आगे चलो। बताओ जी 18 और ये 25.5, तो ये है असल 18 से 25.5 पे जाना। और ये मैं इसको काट के यहां पे लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, ये नई फिगर आनी थी बल्कि 7.5 की फिगर होनी नेगेटिव ही है, ओपनिंग से क्लोजिंग पर कमी हो रही है एसिड की, ठीक है। ओके जी, तो इसके लिए आप अब थोड़ा रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर, अच्छा नंबर ही नहीं लगाए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 7 है, ठीक है। 7 को क्या हो गया 7, ठीक है जी। तो ये वर्किंग नंबर 7, तो बस एक ही एडजस्टमेंट थी इसमें जो समझ, तो भाई ये बरकत के लिए ना हर सवाल में ऐसी एक आधी एडजस्टमेंट लाजमी हुआ करती है, उससे परेशान नहीं होना कि सारा सवाल सही हुआ, बस ये होना चाहिए, ठीक है। 8 में से तकरीबन 6 से 7 नंबर हर बच्चा यहां से ले सकता था, ठीक है। ले भाई बैलेंसिंग शुरू करते हैं, पीपीई के लेजर में बाद में आते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से कैश ब्लू कलर से करते हैं ना बैलेंसिंग, हम तकरीबन ब्लू ही है जी, कैश फिरोजी है 1.6। फिर हम क्या करते हैं जी, ये चला जाएगा, टैक्स पेड की फिगर कितनी किधर है, ये 1.6, वर्किंग नंबर 6, ठीक है जी। उसके बाद ये 0.7 भी हो गया, 0.6 भी हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस में आया, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 4 इधर आ रहा है, तो मतलब ये अरोज ड्यूरिंग द ईयर ही होगा, जिसकी एंट्री पड़ी होगी पीपीई डेबिट, आप कहेंगे जी वो कलर ब्लू नहीं ना हो तो हमें जरा याद नहीं रहता जी, ये तकरीबन ब्लू ही है। अच्छा, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है, ये बैलेंसिंग फिगर पीपीई के लेजर में आपने लेकर जानी थी, तो पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट वर्किंग नंबर 4, कितना जी, ठीक है। लें जी, ये लेजर भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो जाएगा, शेयर कैपिटल भी मेरे ख्याल में अब पीपीई को कर लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है और तो कुछ नहीं हो सकता, डिस्पोजल तो है नहीं, तो फिर बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन आ गई, ये 9.9, ओहो फिर मैं भूल गया, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर 9.9 है। अच्छा, ये 9.9 आपकी नॉन कैश एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट तक आते आते ये फिगर माइनस हो चुकी होगी, तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, निकाली है आपने वर्किंग 1 में, और फिगर है ये 9.9, यही है। किसी के पास सोल्यूशन है वैसे इसका, किसी ने देखा हो? चले मैं देख लेता हूँ, देख लेते हैं एंड पे। अच्छा, नेक्स्ट है शेयर कैपिटल का लेजर, ये हो गया बैलेंस। शेयर कैपिटल के लेजर में कैश बैलेंसिंग निकल रहा है 1 रुपया, ठीक है। ये 1 रुपया से ये फ्रेश कैपिटल के नाम से वर्किंग नंबर 2 से आ गया, +1, ठीक है। कितना आसान सवाल था ना। फिर रिटेन, हाँ बिल्कुल इजी था। रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस हो रहा है, हाँ 2.5 बच्चे कह रहे हैं आ रहा है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपकी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। पीबीटी हमें चाहिए होता है, उसमें से लेस होता है टैक्स एक्सपेंस, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको वर्किंग 3 से मिला 2.5, टैक्स एक्सपेंस आपका 2.4 सवाल में गिवन था, ठीक है। वर्किंग 6 नहीं, ये गिवन था। अब रिवर्स ऑर्डर है तो 2.5 तक आते आते 2.4 माइनस हुआ था, वापस जाते हुए ऐड बैक करोगे तो बैलेंसिंग फिगर 4.9,
ठीक है। ये अब वर्किंग नंबर वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, बहरहाल चलो वर्किंग नंबर आप 8 कर लो इसको, वर्किंग 8 4.9 4.9 वर्किंग 8, ठीक हो गया जी। जी देखिएगा, ठीक है जी बेटा, टैक्स पेड ऐड ही किया है बेटा। अच्छा चलो देख लेते हैं भाई, अब आ जाओ जरा। 4.9 प्लस 9.9 माइनस ये तीन चीजें बताओ। 2.3 पॉजिटिव नेगेटिव, 14 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तीनों का टोटल करो 10.7 माइनस, अब कैश एंड कैश ओपनिंग है 15.4, बताओ मेरा तो सही आ रहा है। अच्छा तो फिर मेरा कसूर है, इत्तेफाक से आ गया, देखा। अच्छा अच्छा ये है जी सवाल। मुकम्मल ही है। अच्छा सॉरी यार, आप ठीक है, ये तो बहुत चुनना हो गया होगा। करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में नजर नहीं आ रही क्योंकि उसने बैलेंस शीट में फनकारी ये लगाई थी कि उसने वर्किंग कैपिटल यानी नेट एसेट्स दे दिए थे। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स, यानी उसने ड्यूरिंग द ईयर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को नेट किया, नेट में पॉजिटिव आ गया मतलब एसेट आ गया, तो उसने एसेट साइड पे वो नेट वाली फिगर लिखी हुई है, मसला ये है, ठीक है। अब जब आपने उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस को मतलब निकालना है तो एक फिगर में से वो पहले माइनस हो चुकी हुई चीज है, अगर उसका असर निकालना है तो उसको ऐड बैक करके ही निकालोगे ना। असल में ये फनकारी थी, मसला ये है, ठीक है। उसने ना बेसिकली नेट एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तस्वीर कशी हो गई है तो मैं जरा सवाल पे आऊं। ये उसने ना वर्किंग कैपिटल दे दिया, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स ज्यादा थे करंट लायबिलिटी से, तभी तो नेट की फिगर एसेट साइड पे आ रही है, तो मैंने इसको नेट एसेट्स कह दिया। अच्छा अगर करंट एसेट्स कम होते करंट लायबिलिटीज ज्यादा होती तो नेट में लायबिलिटी आती, तो नेट लायबिलिटीज इस तरफ आ रही होती, यहां पे लिखा होता वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स पता नहीं कितने होंगे, उसमें से करंट लायबिलिटीज पता नहीं कौन कौन सी माइनस हुई होंगी, लेकिन हमें इसमें से टैक्स पेएबल जो माइनस हुआ है उस पर एतराज है क्योंकि उसका लेजर बनता है, वर्किंग कैपिटल में उसका असर नहीं जाता, तो हम जो माइनस हुई फिगर थी उसको फिर ऐड बैक करके रिवर्स कर गए, ठीक है। कोशिश की मैंने समझाने की, अब नहीं आए, वैसे भी लेजर ही बनाते हैं, फिर आगे ये करते हैं कैश निकालते हैं। हाँ ये हो सकता है कि सुनो, नॉर्मली क्या होता था, उसने यूं लिखा होता था कि ये टैक्स पेएबल है, हम कहते थे कहां है नजर नहीं आता था, तो लायबिलिटीज के अंदर वो हम कहते थे अच्छा ये अक्रूवल्स में पड़ा होगा, अदर पेएबल्स में पड़ा होगा। आज उसने आगे इससे आगे भी बात कर दी, उसने नेट एसेट्स दे दिए थे, मुसीबत ये थी, यानी उसने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करके नेट वाली फिगर दी हुई थी जी, उसी में ही है करंट, ये शेयर कैपिटल में नहीं हो सकता, जब एसेट्स को लायबिलिटीज से नेट किया, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से नेट किया तो वर्किंग कैपिटल आया ना, तो फिर ये करंट लायबिलिटी ही तो है टैक्स पेएबल, तो ये करंट एसेट्स में से नेट हो गई है, यानी इस फिगर तक आते आते ये पॉइंट कितना था, 2.2 था, 0.2 और 1 इनमें से माइनस हो चुका होगा, ठीक है जी। फिर हमें क्लास प्लस करना पड़ा। जी बच्चों, और एनजीज अब इंशाल्लाह देखते हैं कल किसी टाइम, अब छुट्टी नहीं होगी, एमसीक्यूज पे आओ।
ये पेंडिंग किया था, मेरे इस दोस्त का सवाल था। हैं सुबह 10 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा, इसलिए आज 4:30 छोड़ दूं, वरना आज 5 बजे छोड़ना था। अच्छा चले, मुकदी मुकाओ ना ताडे, ना मेरा पौना घंटा ना ताड़ा हुने 20 मिनट कर लो, 4:30 छुट्टी दे दूंगा। बैठे थे, बैठो, नहीं कोई पानी नहीं, बंद है पानी। ये सारा टाइम ऐड हो रहा है जो मैंने पढ़ाना है उसके अंदर, क्योंकि जो मैंने पढ़ाना है सोचा है वो मैंने पढ़ाना है। आप बोलोगे टाइम जाया होगा, वो टाइम ऐड ऑन होगा, आपकी छुट्टी इतनी लेट हो जाएगी। इसलिए अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। बस अब इससे ऊपर कुछ नहीं, आप लोगों के लिए स्पेशल 10 मिनट बस और पढ़ लो, फिर छुट्टी। चलो, इससे ज्यादा अब मैं नहीं डिस्काउंट दे सकता। ये पहली रो वाले बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? खबरदार खबरदार खबरदार, बैठ जाओ इधर। तुम्हारे बाल मैंने काट देने हैं, ये जो गुंगराले गुंगराले हैं। तारीख गवाह है कि मैं इंशाल्लाह 10 मिनट में कोशिश करूंगा छोड़ दूं, ठीक है। अच्छा सुनो, अब इस हालत में सिंध रोबोटिक्स भी मैंने डिस्कस करना हो, आप खुद बताओ बेटा, आप कह रहे थे कि नहीं होता ये डिस्कस इन लोगों। व्हाट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट? ओपन करें जी किताब। अब देखें जी, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से ऊपर ऊपर पढ़ा दिया था। अच्छा जी, अब जिसको उठना पड़े ना उठ भी सकता है, मेरी इजाजत होगी 10 मिनट के बाद मैं पढ़ा लूं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट डिस्कशन है, थोड़ी सी सुन लें। सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टीमेट होता क्या है भाई? देखें, अकाउंटेंट्स से पहले जरा मुझे साकिब, मुझे चार्जर दे दो यार, इस मोबाइल का बैग इधर ही पड़ा है, इधर ही पड़ा है, ठीक है, मिल जाता है इधर नहीं, ये अगले वाला निकालो, ये बस, ठीक है, मिल गया। अच्छा जी, 10 मिनट तो सारी इसी में निकल गए हैं, बोली जाओ जी बच्चों। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर जिनकी नहीं निकाली जा सकती अकाउंटिंग के अंदर। जैसे हमने देखा हुआ है डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ एस्टीमेट की, ठीक है, या रेट का अंदाजा लगाया कि हम मिसाल के तौर पे रेट इतना लगाएंगे, या मेथड का, या रेजिडुअल वैल्यू का। अब क्या कर सकते हैं, एक अंदाजा ही होता है कि इतनी जिंदगी होगी, उससे प्लस माइनस हो सकता है। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक अंदाजा लगाया, हमने देखा था, ठीक है, वो अंदाजे के अंदर चेंज आ सकता है। अब एक अंदाजा ही होता है। अब ये तो कर नहीं सकते कि जी इंतजार करें एक्चुअल में भागने का, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन होने लग जाती है। तो हमें कोई ना कोई अंदाजे लगाकर, बहुत सारे अंदाजे लगा रहे होते हैं हम। आप आगे जाके IAS 37 पढ़ेंगे FAR 2 में जाकर, जब तो वहां पे भी आपको नजर आएगा बहुत सारी प्रोविजंस, अंदाजे हम लगा रहे होते हैं। वारंटी भी एक प्रोविजन है। क्या आपने आज मोबाइलों की दुकान खोली, ठीक है, आपने आज 100 मोबाइल बेचे। अब साथ वाले दुकानदार ने कहा मैं 10 साल से यहीं पे काम कर रहा हूं, मेरा अंदाजा यह है कि 100 में से 10 सही करने के लिए आते ही हैं। अब आपने सेल अगर इस पीरियड में की है तो एक अंदाजा लगाओगे और उस अंदाजे की बुनियाद पे वारंटी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अब अगले पीरियड में वो 10 आए या ना आए, कम आए ज्यादा आए, चेंज हो सकता है। पर मसला ये है कि आपको एस्टिमेट करके ही
ये कैलकुलेशन करके ही आपको अपने अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा। आप वारंटी इस साल में सेल किया तो रिलेटेड एक्सपेंस को भी इसी साल में रिकॉर्ड करना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। फिर आप IAS 12 पढ़ेंगे, वैसे आप टैक्स पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे, नहीं पढ़ चुके तो पढ़ लेंगे। एक कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स हम करते हैं, ये भी एक अंदाजा होता है, क्योंकि जब टैक्स वालों के पास जाती है असेसमेंट तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जिस साल के प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इसी साल के अंदर उसको बुक भी करो। तो ये भी एक, तो बहुत सारे अंदाजे होते हैं अकाउंटेंट्स जो लगा रहे होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उन अंदाजों को कहा जाता है एस्टीमेट्स। ठीक है, पढ़ें जरा क्या कहता है अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है। इट इज मेड फॉर एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन आइटम कैन नॉट बी मेजर्ड विद एग्जैक्ट फिगर विद प्रिसीजन, ठीक है, रादर मैनेजमेंट मेक्स एन एस्टीमेट। ठीक है, तो जिस फिगर के बारे में एग्जैक्ट कोई हम नतीजा ना निकाल सकें, लिखना उसको मजबूरी हो, उसके लिए हम मैनेजमेंट एक एस्टीमेट लगा के उसको रिकॉर्ड कर लेती है। बहुत सारे एस्टीमेट्स अकाउंटेंट लगा रहे होते हैं। अब एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा। तो अंदाजे के अंदर तो भाई चेंज आ सकती है। ठीक है, तो चेंज क्या होती है एस्टीमेट की, आगे उसने ये डिफाइन किया। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में कहता है इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स की प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल डेटर की प्रोविजन, ऐसे ही है ना। अब प्रोविजन क्या है, एक अंदाजा है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट करें अंदाजे में, प्रोविजन में, तो वो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट को हिला देगा। और बोलो कि नहीं, प्रोविजन बदल जाए तो बैलेंस शीट में तो नेट डेटर्स जाते हैं ना, तो प्रोविजन बदली तो डेटर्स बदल गए। तो क्या कह रहे हैं वो चेंज इन एस्टीमेट क्या है, इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, डेटर की कैरिंग अमाउंट की एडजस्टमेंट। मैंने मिसाल के तौर पे कहा प्रोविजन, या कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, मिसाल के तौर पे वारंटी प्रोविजन। तो वारंटी की प्रोविजन, वारंटी एक लायबिलिटी बन जाती है ना किताबों में। ठीक है, तो वारंटी पेबल, चलो वारंटी लिख लो बस, ठीक है, बाकी तो फिर बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा। वारंटी की प्रोविजन, ठीक है जी, ये भी एक अंदाजा होता है। वारंटी एक अंदाजा होता है, तो एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो एक्सपेंस डेबिट वारंटी पेएबल क्रेडिट कर लेते हो आप। फिर जब एक्चुअल में लोग आते हैं तो एंट्री करते हो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है ना, तो ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये क्या है जी, कहता है जी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है, इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, और अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एसेट क्या है जी, रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या, एडजस्टमेंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एसेट, मतलब रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट चेंज हो जाए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए। इस लाइन को तो बीच में से मिटाओ ना, वारंटी जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए। जी जी, लेकिन मैं तो एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है जी, तो एटसेट्रा, ये है जी डेफिनेशन, जिसकी वजह से वो एमसीक्यू में भी मेरे दोस्त को मसला आ रहा था। ठीक है, तो चेंज इन एस्टीमेट क्या है, वो कहता है जी इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी। क्या मतलब कि जी एडजस्टमेंट कर लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मिसाल के तौर पर, या प्रोविजन फॉर वारंटी में, तो ये चेंज इन एस्टीमेट है। या एडजस्टमेंट है इन द अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एसेट, मतलब भाई ने कहा डेप्रिसिएशन। पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एसेट किसे कहते हैं जी, डेप्रिसिएशन को। उसमें क्या एडजस्टमेंट आ सकती है, लाइफ बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, रेट बदल जाए, मेथड बदल जाए, तो ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी, और एडजस्टमेंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एसेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेटस और एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। याद करने की जरूरत कतअन नहीं है, स्टैंडर्ड पास होंगे, वो रिप्रोडक्शन ही मांगेगा। पागल नहीं है कि आप स्टैंडर्ड खोल के डेफिनेशन लिख लें, लेकिन समझा होना तो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो नोट है ना भाई, नोट, इस नोट के साथ लिख लें ओनली फॉर थियोरेटिकल या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, न्यूमेरिकल सवालों पे खुदारा इसको ना लगा देना, पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये नोट है। स्टैंडर्ड ने लिखा है कभी कभी ना
कभी कभी ऐसे दोराहे पे इंसान आके खड़ा हो जाता है कि सामने पड़ी हुई एडजस्टमेंट को क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये चेंज इन एस्टीमेट है या चेंज इन पॉलिसी है। तो स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है ऐसी सूरत में आप इसको चेंज इन एस्टीमेट अज्यूम कर लेना, यानी करंट और फ्यूचर को सही कर लेना। अगर नहीं समझ लग रही आपको कि ये पॉलिसी चेंज है या एस्टीमेट चेंज है तो क्या करना, एस्टीमेट चेंज समझ लेना, यानी आसान वाला काम कर लेना। पर आपने ये एस्टीमेट न्यूमेरिकल सवालों में आपको ऐसी चीज सामने आएगी नहीं, आपकी पर्चे के अंदर क्लियरली अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज दिखाएगा आपको, क्योंकि उसने अकाउंटिंग पॉलिसी की रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आपसे करवानी होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर मुश्किल पेश आ रही हो फर्क करने में अकाउंटिंग एस्टीमेट या पॉलिसी है तो अज्यूम कर लेना अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज है, पढ़ लो इसको भी जी। एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। ट्रीटमेंट ऑफ, मैंने कहा इसको पढ़ना ही सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है, इसके ज्यादा याद भी नहीं रखना। तुम एग्जाम्पल मांग रहे हो ताकि तुम पर्चे के अंदर उसको अप्लाई करो, खबरदार जी। ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन, ताकि पर्चे में कोई मुश्किल आ जाए तो फौरी तौर पे अज्यूम करे ये चेंज इन एस्टीमेट है और कुछ भी ना करे, हैं कमाल है, ऐसे नहीं करना जी। ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है जी, करंट और फ्यूचर यानी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है जी, अप्लाइंग न्यू पॉलिसी आफ्टर द डेट एट विच पॉलिसी इज चेंज, ठीक है, और रिकग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स, बस प्रीवियस पीरियड्स को नहीं छेड़ना, ठीक है। एग्जांपल्स काफी सारी हैं। चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, चेंज इन अलाउंस और इररिकवरेबल सिविल बैड डेट, डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इंक्रीज इन अलाउंस ऑफ, ये ना डिफरेंट आई कैप के एमसीक्यूज का ही आंसर है यहां पे लिखा हुआ, ठीक है ना। इंक्रीज हो गई प्रोविजन फ्रॉम 5% टू 10%, तो क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। कंपनी डिसाइड टू मूव फ्रॉम चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, चेंज इन एस्टीमेट। चेंज द डेप्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग, बार बार एक ही बात आ रही है, डिफरेंट एमसीक्यूज यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर चेंज द यूजफुल लाइफ, change the useful life, change in estimate. Deption method, change in estimate. Remaining life change in estimate. सारी change in estimate. Different जुमले लिखे हुए हैं different MCQs के हिसाब से, ठीक है। ये प्रायर पीरियड एरर वाला मैंने आपको रीड करवा दिया था सारा, अब रह गया है अदर एस्पेक्ट्स, इसको अभी भी आपने पेंडिंग रखना है, अपने पास रीड करने वाला रखना है और अब MCQs के ऊपर आना है। अभी नहीं हुए, चलो 5 मिनट और दे दो। अच्छा सुनो, वैसे इस 21, 20, 19, 22, 19, 18, 17, 16, 13 से ऑनवर्ड्स किस किस एमसीक्यू मसला है, सिर्फ ये बता दो। एक तो 13 में है, इसको पढ़ लो। उसके बाद किस में है, इसमें 21 में, 17 और 18 में। ओ अच्छा, इसमें मसला नहीं होना चाहिए, ये गलती है असल में ना। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, बल्कि क्वेश्चन के अंदर भी टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्स आप पे एप्लीकेबल नहीं है। IAS 12 जिसने पढ़ा हो, FAR 2 वाला बच्चा, उस पे एप्लीकेबल है। तो पहली बात तो ये दोनों MCQs आपके इस तरह से नहीं आ सकते, ये मैं कल आपको करवा दूंगा, टैक्स को रिमूव करके और सॉल्यूशन भी सही करवा दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी।